आइसोमेरिज्म। टॉपिक डालिए। तो स्टीरियो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट 3D में अरेंज होने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अभी आपके दो टाइप के होंगे, लिखिए इनको, बनाइए इसको। इसमें आपके पास आते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें आपने सिस एंड ट्रांस पढ़े हुए थे, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में। और एक है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हमें पढ़ना है। आइए, तो हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं बता देता हूं कि लाइट जो आपके पास सन से या किसी भी जगह से जो लाइट आती है वो जनरली नॉन पोलर लाइट होती है। लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा हमको इंपैक्ट करता नहीं है जनरली, तो हम उसकी बातें नहीं करते। तो जो सन से लाइट आती है उसमें क्या होता है कि दो कंपोनेंट है ना, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इस तरह से हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट इस तरह से होते हैं, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। और लाइट किधर जाती है? लाइट जा रही है आगे। तो लाइट अगर आगे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि तीनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास लाइट इधर से जा रही है और हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस इस तरह से हैं, चारों डायरेक्शन में हैं, तो इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं नॉन पोलर लाइट। क्लियर? अब आप इस लाइट को किसी पोलरॉइड से गुजारते हो, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में। तो पोलरॉइड आप ये मान लीजिए कि इस तरह का इसमें पाथवे बना होता है जिसमें से सिर्फ वही वाइब्रेशन जा सकते हैं जो इसके पैरेलल आएंगे। यानी कि अब जो लाइट आ रही है उसके वाइब्रेशन आपने एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड कर दिए, बाकी के वाइब्रेशन इसने एब्जॉर्ब कर लिए। क्लियर? तो ये तो मिल गई आपके पास पोलर लाइट। हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है, ये हम फिजिक्स में पढ़ लेंगे। तो जो आपके पास पोलर लाइट है, अब आप इस पोलर लाइट को एक सॉल्यूशन में से पास कीजिए। ये सॉल्यूशन की तीन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहला, ये सॉल्यूशन इस लाइट को इस तरह से रोटेट कर दे, इधर से इधर रोटेट कर दे, यानी कि ये किधर घुमा दे? क्लॉकवाइज। एक ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये इसको घुमाए ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहने दे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये इस लाइट को इस डायरेक्शन में घुमा दे। तो अगर ये इस लाइट को नहीं घुमाता है तो इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज घुमा देगा तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है इस तरह से, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कैसा है? ये ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइट को घुमाएगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो लाइट को के प्लेन को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को ये नहीं घुमाएगा। नहीं घुमाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर घुमाएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव दो टाइप का, क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम प्लस से बताते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीवो रोटेटरी। बना लीजिए इसको। ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सारी डायरेक्शंस में होते हैं, ऐसी लाइट को हम बोलते हैं नॉन पोलर लाइट। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाते हैं, पर्टिकुलर प्लेन में आ जाते हैं, बाकी के नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलर लाइट, जिसको हम प्लस और
स्मॉल डी से बताते हैं और स्मॉल एल से बताते हैं। चलिए लिखिए इसमें, द सब्सटेंस विच रोटेट्स, the substance which rotate the plane of polarized light, the substance which rotates plane of polarized light is called optically active substance, and this phenomena is called as optical activity. This phenomena is called as optical activity. Change the paragraph. The substance is called as optically active substance, and the substance is called as optically active substance. The substance will be called as optically active substance if it is asymmetrical, आगे लिखिए, means it cannot be divided into two equal parts or it does not have any plane of symmetry. चलिए, तो मैंने बात करी स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स में दो चीजें काउंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो नहीं घुमा पाता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ये उसकी स्ट्रक्चर से पता लगता है। अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, यानी कि ऐसा उसको दो इक्वल पार्ट में आप नहीं बांट सकते। आइए, कैसा है प्लेन ऑफ सिमेट्री वो समझिए। सपोज कीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है और उसकी स्ट्रक्चर है ये किसी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर है ये, लेकिन मैं इसको यहां से दो इक्वल पार्ट में काट सकता हूं, तो ये सब्सटेंस कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कोई सब्सटेंस है जिसकी स्ट्रक्चर ये है, आप इसको किसी भी प्लेन से ऐसे नहीं काट सकते जो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, तो ये कहलाएगा आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कहां से मोटा है थोड़े ना, इसमें है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसमें सॉरी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, जबकि इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और हमें कैसे चलिए बनाइए इसको। हमने देखो क्या समझा, हमने ये समझा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो हमें ये पता लगा सिमेट्रिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। कि हमें कैसे पता लगेगा सिमेट्रिकल है, कि अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो सिमेट्रिकल है। तो यानी कि हम यहां तक पहुंच गए कि हमें स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लिखिए इसमें। अब बात यह आती है कि चलो यहां तो आपने बता दिया, अब कंपाउंड्स में कैसे बताओगे भाई।
एसिटिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, बहुत सारे कंपाउंड है। अब इनकी स्ट्रक्चर से कैसे पता करोगे? तो इन्होंने ढूंढा एक तरीका, इन्होंने इजाद किया कायरल कार्बन। ये जो ऑप्टिक एसिमेट्रिकल है, इसको लैटिन भाषा में किरैलिटी कहते हैं। दो तरह के कंपाउंड्स होंगे, एक कायरल और एक होगा एकायरल। तो कायरल वो जो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो यहां पर फिर हमें कैसे पता लगेगा कोई कंपाउंड एसिमेट्रिकल है? तो उसके लिए इन्होंने कायरल सेंटर बताया कि जिसमें कायरल सेंटर या कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कायरल कार्बन क्या है वो लिखिए। कायरल कार्बन, डालिए कायरल कार्बन, इसी का एक और नाम है कायरल मॉलिक्यूल या कायरल सेंटर, एक ही बात है। कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल या कायरल सेंटर। लिखिए इसमें अ कार्बन एटम bonded to 4 different atoms or groups, bonded to 4 different atoms or group. A carbon atom bonded to 4 different atoms or group is called a chiral carbon, is called a chiral carbon or asymmetric carbon, or asymmetric carbon, और एसिमेट्रिक कार्बन। आइए पढ़ना एक बार क्या लिखा है। ऐसा कार्बन जिसके पास 4 ग्रुप जुड़ते हैं, क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है और वो चारों अलग अलग होने चाहिए। कैसे? सपोज करो ये C है, इससे जुड़ गया है P, Q, R और S, चारों अलग अलग है, तो ये हमारे पास कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को दिखाने के लिए हम स्टार बना लेते हैं, लेकिन मैं कह दूं A, P, Q, A, ये आपका कायरल नहीं है, ये कायरल। लिखिए इसको। चलिए मैं कंपाउंड लिखता हूं, आप बताना कायरल है या नहीं है। बताइए, दिख रहा है? ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन, इससे मिथाइल और इसमें एसिड, ये आपका कायरल होगा। कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। लेकिन कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ रही है, उसको तो हम उसी प्लेन ऑफ शेप कर सकते हैं। बात करेंगे। ये बताइए कायरल है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, ये रहा कायरल कार्बन। देखो ना ये कार्बन, इसके एक तरफ क्या है इथाइल, एक तरफ क्या है मिथाइल, एक तरफ क्या है OH, और चौथा वाला क्या है हाइड्रोजन, चारों अलग अलग हैं। लिखिए इसमें। अच्छा यहां तो ठीक है, चलो एक कायरल कार्बन है, हो सकता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, फिर क्या करना है उसमें लिखिए अ कंपाउंड विद मोर देन वन कायरल कार्बन, अ कंपाउंड with more than one chiral carbon will be optically active, will be optically active only if it has no plane of symmetry। मतलब ये भी जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन है, अगर एक है तो है, लेकिन एक से ज्यादा है तो फिर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ेगी। इसको देखिए, इसमें कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको? एक ये, इसमें एक हाइड्रोजन OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये पूरा एक ये कायरल कार्बन है, एक ये भी कायरल कार्बन है, OH हाइड्रोजन, ये पूरा, तो 2 कायरल कार्बन है। अब मुझे बताइए क्या ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिससे इसको 2 इक्वल पार्ट में काट दिया जाए? नहीं है। आप सोचोगे सर इसको ऐसे काट दीजिए, सर वो ऊपर वाला नहीं, तो OH इधर आ गया, हाँ, तो ये है ही नहीं, तो इसमें हम कहेंगे 2 कायरल सेंटर हैं विद नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो ये कंपाउंड, हेंस
दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये वो इसका एग्जाम लिख ली। इसका नाम पता है कौन है? ये टार्ट्रिक एसिड। चलिए आगे हेडिंग डालिए, मीसो कंपाउंड। ये लिखवाने लग गया था मैं बीच में। मीसो कंपाउंड ये क्या है? इंपॉर्टेंट करना, पूछ सकता है आपसे। लिखिए इसमें, द कंपाउंड्स having more than one chiral carbon and has a plane of symmetry also, and has a plane of symmetry also। अच्छा बताओ, अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। हैंस, हाँ ऑल्सो, हैंस ऑप्टिकली इनएक्टिव, hence optically inactive are called as meso compound, are called as meso compounds। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, meso compounds are optically inactive, meso compounds are optically inactive due to internal balance, due to internal balance। अब समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। सपोज कीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, अब आपको देख रहे हो इसमें कि आपके पास दो कायरल सेंटर है, और इससे अगर मैं इसको काट दूं तो ऊपर वाला नीचे वाला आइडेंटिकल है, तो इसमें हम बोलेंगे इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अब क्या होता है ऐसे कंपाउंड में, अगर ये वाला कार्बन लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये वाला कार्बन लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो रिजल्टेंट लाइट घूमेगी नहीं। लाइट घूमेगी नहीं तो ये ऑप्टिकली क्या हुआ? इनएक्टिव। और क्या इसने जो घुमाया है लाइट को, उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा कंपाउंड डाला है आपने? नहीं, वो तो खुद ही कर रहा है। तो इस तरह के बैलेंस को हम बोलते हैं इंटरनल बैलेंस। लिख लीजिए, और इसका नाम है मीसो टार्टरिक एसिड। मीसो क्यों लगाया आपको पता लग गया होगा। लिख लीजिए, इंटरनल बैलेंस भी लिख लीजिए नोट करके। मीन्स if one carbon rotates the light, one carbon rotates the plane of light in clockwise, one carbon मतलब one chiral carbon है ना, means if one chiral carbon rotates the plane of light in clockwise direction, then other chiral carbon will rotate the plane of light in anti-clockwise direction. This is called internal balance, and compound become optically inactive. This is called internal balance and compound become optically inactive। इस कंपाउंड की क्या ये मिरर इमेज नहीं है? बोलो, अगर ये पी ऐसे लिखता हूं और यहां मिरर लगा दूं तो ये पी ऐसे लिखाई में आएगा है? क्या ये जो मिरर इमेज बन रही है ये सुपर इम्पोजिबल है? आप इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे क्या फिट बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर्स। नॉन, इसका मतलब क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बनाइए फिर लिखाता हूं। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना। अभी बताता हूं इनेंशियोमर्स। लिखिए, इनेंशियोमर का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। द स्टीरियो आइसोमर्स, लिखिए इसमें, द स्टीरियो आइसोमर्स, ब्रेक में ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, द स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए, बट उनमें एक खास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? विच आर रिलेटेड टू वन अनदर एज एन ऑब्जेक्ट, as an object, and its non superimposable
नॉन सुपर इम्पोजेबल image, mirror image, non superimposable mirror image are termed as enantiomers. ठीक है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं हो सकती है, आपस में क्या कहलाते हैं? एनेंशियोमर्स। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जरूरी है कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप सोचो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका आप एनेंशियोमर्स नहीं बना सकते क्योंकि इसकी मिरर इमेज जो होगी वो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। OH OH इधर है तो उसमें उधर चला जाएगा, तो आपके पास वो इमेज जो होगी वो सुपर इम्पोजेबल बन जाएगी, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ही नहीं। दूसरा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वैसे भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना, तो एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। चल एक और लिखिए, रेसमिक मिक्सचर। ये टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखनी है। रेसमिक मिक्सचर। अब देखिए, मेरे पास दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे, एक का नाम था A और एक का नाम था B। ये प्लेन ऑफ लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देता था, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता था, यानी कि ये लीवो रोटेटरी था। मैंने इसका 50% और इसका 50% लेकर के एक सॉल्यूशन बना दिया, जिसमें मैंने A भी डाला और B भी डाला। ठीक है, 50% A और 50%। हाँ बिल्कुल, कौन कितना घुमाएगा उसका भी अलग मेजरमेंट है। अब आपने क्या करा, प्लेन पोलराइज लाइट ली और इस पर इंसर्ट कराई। ये इसको जितना क्लॉकवाइज घुमा रहा है उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसकी वजह से लाइट रे ऐसे ही निकल जाएगी। क्या A ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था? क्या B ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था? लेकिन दोनों ने मिलकर के जो मिक्सचर बनाया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव निकला। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। और ये कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बना लीजिए पहले डायग्राम, फिर बात करते हैं। हम ऐसे डालते हैं जो मिक्सचर बन जाए, रिएक्ट ना करे, इसीलिए मिक्सचर वर्ड दिया है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसेमाइजेशन। इन दोनों को मिक्स करने की प्रोसेस को, इन दोनों का क्या करा? रेसेमाइजेशन। ठीक है, ओके। अब ये इस मिक्सचर को अलग अलग कर दीजिए, A अलग कर दीजिए, B अलग कर दीजिए। A को अलग कर दो, B को अलग कर दो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। डायग्राम में लिख लो, सेपरेटिंग D एंड L। ये आपका D होगा, ये लीवो रोटेटरी होगा, ये प्लस तो ये माइनस। A को B को मिलाने का प्रोसेस रेसेमाइजेशन होता है, और फिर इनको अलग करना रेजोल्यूशन होता है। टर्म्स हैं। हाँ तो खत्म हो गया ना, वही तो कह रहा हूं। मैं तो बता रहा हूँ तरीके होते, कोई रेसिमिक मिक्सचर मिल गया आपको तो उससे दोनों को अलग कर लो तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव काम आ जाएगा। ओके, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें क्या है? अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर लिखिए। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इट इज एन इक्विमोलर, it is an equimolar mixture of, it is an equimolar mixture of dextro and levo forms, dextro and levo forms of a compound, of a compound
जैसे आपने अभी इनैंशियोमर देखा था, ये और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव थे और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज थे। अगर ये लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा तो ये क्या कहलाएगा, लीवो रोटेटरी। और इन दोनों का एक एक मोल मिलाकर के आपने क्या बना दिया, रेसेमिक मिक्सचर। फिर से पढ़िए क्या लिखा है, इट इज एन इक्विमोलर ऑफ ए डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड। एक ही कंपाउंड की दो फॉर्म है, डेक्स्ट्रो और लीवो, और उनको आपने क्या करा, मिला दिया। क्लियर, आगे बढ़िए। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल बैलेंस। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल बैलेंस। अब एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कंपाउंड ने ये दोनों काम नहीं करे, इसमें एक अलग है, एक उसका दूसरी फॉर्म है, दोनों ने मिलकर के करा है, तो ये एक्सटर्नल बैलेंस है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए द पैराग्राफ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ, मैंने कहा ना एक कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव जिसके दो हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ओके। क्या था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी एंड एल फॉर्म, स्मॉल डी and small l, the process of converting D and L forms of an optically active compound, of an optically active compound into racemic form, into racemic form is called as racemization, is called as racemization। चलिए आगे बढ़िए, द नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, अब इनको अलग अलग करना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डी एंड एल फॉर्म, ब्रैकेट में लिखना इनैंशियोमर्स, इन अ रेसेमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। आइए नोट लिखिए, हाँ जी, वरना एक ज्यादा घुमा देगा दूसरा उतना नहीं घुमा पाए फिर, है कि नहीं। लिखिए इसमें, रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन क्या चीज है, ओके। आपने SN1 मैकेनिज्म देखा होगा जिसमें कार्ब कैटायन बनता है, ठीक है, मैं वहीं पे ले चलता हूं। सपोज करो ये आपका एक कार्ब कैटायन है और इस पर OH माइनस आयन अटैक करता है और कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इससे दो कंपाउंड बनते हैं, इससे दो तरह के कंपाउंड पॉसिबल हैं। पहला कंपाउंड ये, दूसरा बनाइए इसको। अब देखिए रुकिए, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये वैसी ही स्ट्रक्चर है जैसी ये थी, ये कायरल कार्बन था, इसमें CH3 इधर है, C2H5 इधर है, H सिर्फ H आके जुड़ा। तो ये इसका जो पापा है, पापा की प्रॉपर्टी इसने क्या करी है, रिटेन करी है। इसलिए हम कहेंगे कि 50% अगर ये कंपाउंड बना है, ये भी 50% बना है, तो ये कंपाउंड रिटेंशन से बना है। इसने अपने फादर की प्रॉपर्टी को रिटेन करा है, लेकिन वो कैसा है, जस्ट अपोजिट। तो ये कंपाउंड बना है इन्वर्जन से, तो इसमें इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है, उसमें इंटीग्रिटी अपोजिट कर दी है। लिखिए इसको, हाँ इक्वल बने हैं, और अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या बना लेंगे, ये रेसेमिक मिक्सचर। हाँ इनोशोमर से, ऑफ कोर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ये।
ये वर्ड जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तब आपको मिलेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा है। लिखिए इसमें, देखिए, इन SN1 मैकेनिज्म, इन SN1 मैकेनिज्म products are formed due to 50% retention, 50% retention and 50% inversion. Hence, it become optically inactive. It become optically inactive. ओके, तो SN1 मैकेनिज्म होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दोनों 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन से बनेंगे, और ये दोनों मिलाकर के ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। और याद कीजिए SN2 मैकेनिज्म में क्या था, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन था। वो कंपाउंड कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव था। तो SN2 से जो कंपाउंड बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, और SN1 से जो कंपाउंड बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। एक बार देखना SN2 निकाल करके देखना, वहां मैंने लिखवाया है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। नहीं लिखवाया तो लिख लो कॉपी के टॉप पर, तुम ढूंढने में आधे घंटे लगा दोगे। लिखो, SN2 का प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होता है और SN1 का नहीं। खत्म। वजह रिटेंशन एंड इन्वर्जन। हेडिंग डालिए, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, हेडिंग डालिए और लिखिए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स the preservation of integrity, means the preservation of integrity of the spatial, इस तरह से, स्पेशल मत लिख देना, 3D में अरेंज होना, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल। तो क्या चाहता है, अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक, टू एन एसिमेट्रिक सेंटर। ये रहा आपका एसिमेट्रिक सेंटर। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग, एक बार इसके बोतल के ढक्कन देखना, ध्यान खोल के देख, ऊपर से, ऊपर देख और इसका ढक्कन देख। एक बार रिपीट कर दो। है, मैंने अभी भी देखा था, दोनों देखना। हाँ कर रहा हूं, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction। ठीक है, आगे लिखे इन्वर्जन, इन्वर्जन लिखिए, inversion of configuration means the spatial arrangement of bonds, the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center, to an asymmetric center during a chemical reaction is reversed, during a chemical reaction is reversed। ठीक है, तो ये था आपका हैलोजन। आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने हमने कराया है जो भी उसको देखिए, और जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें तो बेटर ये है कि आप अल्कोहल और हैलोजन दोनों रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़े, तो ही आपको ऑर्गेनिक अच्छे से आ पाएगी। कोई बात है तो पूछे, अदरवाइज क्लास बंद करते हैं।